a very well experienced, intellectual and well groomed guest over here in our studio. और उनका ताल्लुक़ है बेसिकली वो हैं माहिर तौलीदी यानी कि माहिर जो बांझपन होता है, तो बे औलादी भी कह सकते हैं, बांझपन भी कह सकते हैं, तौलीदी सेहत भी कह सकते हैं, ये इसके माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। और सिर्फ ये नहीं, ये इनको जो चीज़ मिली है ये मौरूसी है। इनके वालिद साहब भी मोर देन 40 years ही हैज़ बीन सर्विंग इन दिस फील्ड, इन दिस डिपार्टमेंट, बड़े सक्सेस रेशो के साथ। तो ये भी काफ़ी अरसे से इस फील्ड के अंदर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा हिलाल। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। और सब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? कोशिश मैंने की तमीद बांधने की, कहीं कमी बेशी रह गई हो तो माफ कीजिएगा। नहीं लेकिन मैं ज़रा जानना चाह रहा था, क्योंकि लोगों को इससे इमोशंस अटैच होते हैं, सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं, और लोगों की कहीं ना कहीं एक दुखती रग भी यही होती है जिसको कहीं ना कहीं रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार अपने दबा देते हैं। ज़रा बड़े बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। बांझपन, बे औलादी या तौलीदी सेहत की अगर बात करें, ये क्या है और ये मसला क्या है जो आज बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया है? हमारे माशरे में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। हमारा लाइफस्टाइल है जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है, उसकी वजह से मेल्स और फीमेल्स में दोनों में ही इनफर्टिलिटी इश्यूज़ आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है शादी के बाद, तो सारा ज़िम्मा जो है उसका औरत के ऊपर होता है। पूरे माशरे का, घर का, फैमिली का प्रेशर होता है। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो हम टेस्टिंग करवाते हैं, बेसिक स्कैन्स करवाते हैं। ठीक है। तो आप यकीन जानिए कि 50% आजकल जो है ना मेल्स निकलते हैं। अच्छा। जिनके मेल फैक्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से कपल कंसीव नहीं कर पा रहा होता है। क्योंकि पाकिस्तान का जो रेशियो है वो मैंने अभी नोट किया, तो WHO के मुताबिक 22% लोग हैं जिसमें से 50% मर्द शिकार। जी बिल्कुल ऐसी है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसी है। और उसकी वजह से कपल कंसीव नहीं कर पा रहा होता है। और उमूमन ये होता है कि घर की ख़वातीन, बड़े बूढ़े ख़वातीन, कोई लड़कियों को, बेचारियों को कि फलाना गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, फलां फॉलिक एसिड खा लो, फलाना कोई हकीम साहब की पक्की खा लो, मतलब ये सब चल रहा होता है। और इवन बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं जो इन चक्करों में लगे हुए होते हैं। मतलब तो आप उस जोड़े का बेड़ा गर्क कर दें। बिल्कुल ऐसी और फिर उसके बाद आप उससे औलाद एक्सपेक्ट करें। बिल्कुल ऐसी है। तो सबसे पहले तो ये है कि मेडिकल साइंस में 12 महीने तक तो बात भी नहीं करनी चाहिए कंसीव के लिए। अच्छा। ताकि दिमागी हमआहंगी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो, आपका रिलेशनशिप तो डेवलप हो। ये थोड़ी कि आपने सिर्फ शादी करी और सिर्फ बच्चे पैदा कर लिए। सही, बिल्कुल सही। उसके लिए आपको मैच्योर होना पड़ता है। आपने ये। दूसरी बात यह है कि दोनों को बेसिक टेस्टिंग से गुजरना चाहिए। हमारे माशरे में बड़ा टैबू समझा जाता है कि अगर कोई मेल अपनी सीमेन एनालिसिस की टेस्टिंग करने के लिए जाए वो, तो उमूमन ये नहीं होता। हमारे पास मैंने देखा है कि लोग 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, और ख़वातीन आई, उनका स्कैन है, उसमें मुख्तलिफ इशूज़ है। लाइक फॉर इंस्टेंस कि उनको कोई फाइब्रॉइड्स हैं, कोई सिस्ट हैं, और उनको कोई ओवुलेशन नहीं हो रही है, कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो वो हम कहते हैं कि अपना पहले मेल का करके लाओ, टेस्ट करवा के लाओ। ठीक है। वॉट जहाँ से भी तो मेल पार्टनर साथ आते हैं? बिल्कुल साथ आते हैं। तो उनसे आप डायरेक्ट बात करते होंगे कि आपने अपना टेस्ट कराया? बिल्कुल। हमारे वहाँ ये बड़ा स्ट्रिक्टली क्राइटेरिया है कि कपल दोनों साथ आएगा। ठीक है। अगर कोई मेल अकेला आएगा हम नहीं डील करते। ओके। अगर कोई फीमेल अकेली आएगी तो भी नहीं डील करते, दोनों को साथ आना है। ठीक है। क्योंकि रीज़न ये है कि उस वक्त छुपा के कुछ मिलेगा नहीं। जब आप कंसीव कर नहीं पा रहे हैं तो दोनों को सामने होना चाहिए। आप पूरी एक मेडिकल हिस्ट्री पूछते होंगे, आप उनके शादी का एक टेन्योर पूछते होंगे, टाइम पूछते होंगे, कॉम्प्लिकेशंस पूछते होंगे, कोई मसला तो नहीं है? हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम शादी के 3 साल बाद लें। अच्छा। इससे पहले हम नहीं लेते। 3 साल के बाद कम से कम? यानी कि शादी के बाद आपको 36 मंथ साथ होना है, और उसके बाद फिर आप उसको ट्रीट करते हैं? बिल्कुल ऐसी है कि पहले खुद को टाइम दें। और आप यकीन करिए कि जब हम टेस्ट करवाते हैं तो लोगों को 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं, कंसीव नहीं हुआ हुआ, लेकिन मेल का कोई टेस्ट नहीं हुआ हुआ था सिरे से। और जब हम कराते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंटायरली सारा जो ब्लेम है वो फिर मेल पे आता है। अच्छा। तो फिर वो जब मेल के टेस्ट होते हैं तो आसानी से उस चीज़ पर आमादा हो जाते हैं? या वो जो एक मेल डोमिनेंसी और एक मेल ईगो होता है वो है हमारे में, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि वो हमारे में टैबू है, वो है। और ऐसा तो नहीं होता, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता कि वो कहते हैं कि भाई हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि हम लेते ही शादी के 3 साल बाद हैं, तो वो कंसर्न होते हैं। फिर हम उनको काउंसिल करते हैं, दिखाते हैं, केसेस दिखाते हैं, जो और रिपोर्ट्स होती हैं डेली बेसिस पे, तो वो भी शेयर करते हैं, दिखाते हैं कि देखें ये खातून थी और ये इनका हस्बैंड का जब हमने टेस्ट करवाया तो इशू तो मेल में था। बेसिकली कंसीव करने के लिए दोनों 50-50% जिम्मेदार होते हैं। ऐसा नहीं होता
कि सिर्फ खातून पे सारी जिम्मेदारी कि कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो मेल का भी इसमें पार्ट है। 50% मेल है, 50% फीमेल है। मेल्स के इश्यूज़ थोड़े से कम हैं, लेकिन फीमेल के बहुत सारे होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर उसामा बिन हिलाल साहब, मैं ज़रा एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा। बड़ा अच्छी आपने बात की और मैं जिस पॉइंट की तरफ आना चाह रहा था मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से, तो उसी को ज़रा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक टैबू है। वो टैबू हो सकता है कि पहले इनिशियल ब्रेक से पहले ये ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे इस वक्त लाइव। मेल इश्यूज़ क्या क्या हैं? मेल इश्यूज़ जो होते हैं आपकी मोर्टेलिटी, मॉर्फोलॉजी, स्पर्म का शेप, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म का शेप ख़राब है, ठीक है, या कोई इन्फेक्शंस हैं। अब देन अगेन वो थोड़ा सा और टैबू हो जाता है, हमारे माशरे में बिल्कुल है। इन्फेक्शंस जो कि STIs होते हैं, तो उसको लाइक ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात स्पर्म का कोई ब्लॉकेज आ गया, कोई वेरिकोसील है, उसमें बाज़ औक़ात सर्जरी करानी पड़ती है कि आपका स्पर्म कॉर्ड ही ब्लॉक है, पीछे बन तो रहा है लेकिन वो आगे तक आ नहीं रहा है। अच्छा, तो जब स्पर्म ही नहीं आएगा तो औरत कंसीव कैसे करेगी? या इसका शेप ख़राब है, या उसकी लाइक जो उसकी मूवमेंट है, मूवमेंट ही नहीं है, जिसको जहाँ पे पहुँचना है, जो लाइक ज़ाइगोट फॉर्म होगा वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं रहा है। अच्छा एक सवाल है, बड़ा एक लोगों के अंदर मायूब समझा जाता है और हम देखते हैं हर ब्रिज के नीचे, हर पुल के नीचे लिखा होता है मर्दाना कमज़ोरी का इलाज। मतलब इस कौम को सबसे ज़्यादा मसला इसी बीमारी का है। बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो ना हो, लेकिन इंसान की ज़िंदगी जो है ना इसी पे अटकी हुई है। बहरहाल ये मर्दाना कमज़ोरी से इसका ताल्लुक़ है, या कभी कभार ऐसा होता है कमज़ोरी नहीं होती बज़ाहिर ऐसी कोई, उसको लोग मिसकंसेप्शन के अंदर जा रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट उनका डिस्टर्ब हुआ होता है। अच्छा, इसकी हमारे माशरे में वही है कि एजुकेशन, अवेयरनेस। अगर कोई कमज़ोरी है फिज़िकल, या लाइक वो प्रीमेच्योर एजैक्यूलेशन है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ठीक है, तो ये इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकता है somehow। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा इसी पे इन्हिसार है। हाँ, उसका रीज़न ये है कि देखिए इसका स्पर्म काउंट होना चाहिए, मोर्टेलिटी, मॉर्फोलॉजी सही होनी चाहिए, भले से इसको ये इश्यूज़ हों, कोई इशू नहीं है। रीज़न आपने टेस्ट ट्यूब IVF XC का सुना होगा, जो आजकल राइजल वक्त इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स हम लोग करते हैं, तो इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं होता। वो तो खाली आपने इसका सैंपल लिया और एक पेट्री डिश में आपने उसको ग्रो करा। अच्छा, आपने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की कि मेल इनफर्टिलिटी का इलाज हो सकता है अगर वो टैबू ख़त्म किया जाए। लेट्स सपोज एक कपल आपके पास आता है और उसने 3 साल आपकी रिक्वायरमेंट पूरी की कि 3 साल तक दे बीन लिविंग विद ईच अदर पीसफुली विद लॉट्स ऑफ केयर एंड लव। उसके बाद भी अगर उनको ये औलाद की नेमत नहीं मिल रही है और वो इलाज की गर्ज से आपके पास आते हैं और सारा आप टेस्ट करा के देखते हैं, तो मेल के ऊपर वो सारा बर्डन आता है। तो मेल का इलाज जब शुरू होता है तो वो कितने मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, अगर वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करे, तो हाउ मच टाइम डू यू टेक के कुछ मामला बेहतर नज़र आना शुरू हो गए? बाज़ औक़ात 2 महीने, 3 महीने, बाज़ औक़ात ज़्यादा भी टाइम लगता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। अच्छा, मैं पूरा काउंसल करता हूँ, हाँ, बहुत तरीके से। स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले बता देता हूँ कि कंसीव करने की कोई मेडिसिन दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, वेरी गुड। और लोग क्लेम करते हैं कि ये कोर्स कर लें, हाँ, और बच्चा हो जाएगा। हाँ, ये बड़ा होता और है, 3 महीने में करें और औलाद नरीना हासिल करें। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बाहर दुनिया इतनी एडवांस है, वहाँ पे ख़वातीन और इवन यहाँ पे बच्चे पैदा कि शादी नहीं करती हैं, बच्चे पैदा कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का हमारे वहाँ जो मिसयूज़ होता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शायद लोग अच्छा ना समझे, मैं बोलूँगा, जो भी चाहे वीडियो उठा के बना दे और डाल दे। यार ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। लेकिन मैं परेशान बहुत हूँ। मैं मतलब टिकटॉक खोलूँ तो ये चीज़ सामने आ रही है, मैं फेसबुक खोलूँ तो ये चीज़ सामने आ रही है। वो तब राफेल से मिलाना शुरू कर दिया इन्होंने एड्स के अंदर। मतलब क्या क्या कमाल के ये हकीम, और ये कमाल के, मैं नाम यूज़ करूँ हकीम, लेकिन हकीम ऐसे होते नहीं, ये कमाल के लोग हैं। तो इनकी ब्रांडिंग का लेवल नेक्स्ट होता है क्योंकि साइकोलॉजिकली इन्हें पता है ये ट्रैप है आवाम। बिल्कुल ऐसी है। बस बात ये कि अच्छा, ऑल्टरनेट मेडिसिन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए। जैसे हमारे वहाँ मेडिकल साइंस में अगर किसी के स्पर्म काउंट, मॉर्फोलॉजी, मोर्टेलिटी बहुत कम है, तो मैंने बहुत सारे ऑल्टरनेट साइंस ऑफ मेडिसिन में देखा है कि मिरेकल्स होते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत कम लोग हैं। अगेन उसका मसला ये कि हमारे वहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है, कोई ऐसी एजुकेटेड बॉडीज़ एग्जिस्ट नहीं करती कि जिसको हम उन चीज़ों को थोड़ा सा और ग्रो करें वक्त के साथ। ठीक है, उसको थोड़ा सा एडवांस करें और उसका फ़ायदा हासिल करें लोग।
अच्छा, मेल के यही इश्यूज हैं जो आपने भी डिस्कस किया, और देयर इज समथिंग एल्स व्हिच यू वांट टू डिस्कस ओवर हियर? मेल्स के बेसिकली ये- यही है कि यही स्पर्म है। काउंट, मोर्टेलिटी। सादे से लोग होते हैं ये मर्द हजरात, छोटी छोटी सी कुछ एक दो जो है वो टेक्निकल और मैन्युफैक्चरिंग कुछ है मामलात, उसको अगर सही कर लें तो आपका ये टैबू भी ख़त्म हो जाए, आप बेहतरीन एक फिज़िकली भी फिट करार दिए जाएंगे। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स फीमेल्स के इश्यूज़ हमने देखा है कि कुछ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका एक नेचुरल प्रोसेस होता है हर मंथ का, वो भी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें, तो हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं। आई जस्ट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम PCOS। ये एक बड़ा कॉमनली एक सेइंग है कि PCOS हुआ है, इसकी वजह से जो है ना वो कंसीव नहीं कर पा रही है, औलाद नहीं हो पा रही है, या कोई खुशखबरी नहीं आ पा रही है। इज़ इट ट्रू? देखिए, PCOS इस वक्त पूरी दुनिया में बशमूल पाकिस्तान हर चौथी लड़की या औरत को है। ठीक है। ठीक है, PCOS में कंसीव करना मुश्किल होता है या बाज़-औक़ात नहीं होता है, ये भी करेक्ट है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि PCOS होता है और आराम से कंसीव होता है, स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन होती है विद इन फ्यू डेज़ या फ्यू मंथ्स आफ्टर द मैरिज, और बाज़-औक़ात बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब ये क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि जो मैंने देखा है, ठीक है, वो हमारा लाइफस्टाइल चेंज है, वो हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। लाइफ स्टाइल चेंज होने का मतलब क्या है, ज़रा मैं चाहूँगा लोग समझें आपकी अब बात देखें, को। ओबेसिटी बढ़ गई है। हाँ, आपने मोबाइल उठाया, ठक करके आपने रात को मोटापा फास्ट बढ़ फूड गया। खाया, सही है, आपके सीरम इंसुलिन लेवल्स बढ़े हुए हैं, वेट बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से PCOS होता है। ठीक है। वेट गेन है, वर्कआउट नहीं कर रहे, ओबेसिटी है, शुगर लेवल ज़्यादा है, ये होता है। इसमें बाज़ औक़ात जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक और भी चीज़ें जो इनफर्टिलिटी का कॉज होती हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि PCOS का ट्रीटमेंट मौजूद है। लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, जंक फूड बंद करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, वर्कआउट करें, वेट कंट्रोल करें, वेट रिड्यूस करें, और उसमें कंसीव करती हैं ख़वातीन। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत लेट शादी होती है ख़वातीन की। अच्छा, ठीक लाइक है। 35-40 मैंने देखी हैं, ठीक है। 40, 42, 43 भी देखी है मैंने भी रिसेंटली। उनको PCOS है और उनको पता भी नहीं, और कंसीव भी हो गया, लेकिन कंसीव करने के बाद फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि जैसे शुगर लेवल्स बहुत शूट कर गए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अच्छा, हमने PCOS की बात की, ज़रा हम बात करें सिस्ट के ऊपर, कि अक्सर हम देखते हैं कि ओवरी में सिस्ट रहती है, यही PCOS है या कोई और टर्म, इसको भी क्लियर कीजिएगा। अच्छा, और ओवरी में सिस्ट हो जाती है, ये क्यों होती है, इसका भी असर पड़ता है क्या? बिल्कुल, सिस्ट भी एक कॉज है इनफर्टिलिटी की ख़वातीन में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलिंग फैक्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। सिस्ट की कई इकसाम होती है, उसमें से एक इकसाम जो है PCOS है। अच्छा, PCOS होती है, PCOS में जो मल्टीपल छोटी छोटी सिस्ट बनी हुई होती है ओवरीज में, और बाकी दूसरी सिस्ट होती है वो फिर बड़ी होती हैं। और ये ओवरी यानी कि बच्चादानी के अंदर होती हैं, यूट्रस, बच्चादानी के अंदर। यस, यूट्रस में होती हैं ये, ठीक है। अच्छा, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे, इस पर भी बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है और बड़ी काबिल शख्सियत हमारे साथ बैठे हुए हैं जो बड़े नपे तुले अंदाज के अंदर चीज़ों को समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, और जब आप इनके पास जाएंगे तो ये बड़ी चीज़ों को खुलकर आपको समझाएंगे। और मुझे इनसे बात करते हुए बेसिकली अंदाज़ा ये हुआ है कि ये डेप्थ जो रूट कॉज है और जो टेल एंड है उसको ये बहुत अच्छे से समझते हैं। उसका भी हम ज़रा खुलासा करेंगे उसामा बिन हिलाल साहब से, जो ये इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। छोटे से ब्रेक से वापस आ रहे हैं, इसका इलाज मुमकिन है या नहीं, या फिर जो सिस्ट होती है हमारी जो प्यारी बहनें हैं उनको, तो उसको कैसे टेक केयर किया जा सकता है और कितना अरसा लगता है, कि कितने अरसे के लिए आप अपनी सास को, अपने ससुर को ये कह सकती हैं ओ माँ जी हो ओ ताऊ जी, इतने टाइम के लिए रुक जाएं, फिर आपकी बेटी जो है खुशखबरी देगी आपको। छोटा सा एक ब्रेक है, कहीं जाना नहीं है आज आपने, आज आपके मतलब की बात हो रही है। अभी वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मॉर्निंग स्पॉट के अंदर। आज अफशीन नहीं है, लेकिन उनकी कमी महसूस होने नहीं देना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन होती है कभी ना कभी किसी ना किसी की कमी, कि भाई बातचीत करते थे हम, आज हम गेस्ट से ज़्यादातर बात कर रहे हैं। लेकिन क्या कमाल का गेस्ट आज हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बुलाया, वाह भाई, हैट्स ऑफ टू यू। और बड़ा इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, और ख़ास तौर पर के अंदर ब्रेक के अंदर भी मैंने इनसे बातों को कंटिन्यू रखा। ऐसा नहीं कि ब्रेक के अंदर हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में चीज़ों में लग गए, बड़ी ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन हमारी चली थी, मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा। डॉक्टर उसामा बिन हिलाल हमारे साथ मौजूद है, माहिर तौलीदी। अब मैं ज़रा उसामा साहब आपसे ज़रा डिस्कशन वहाँ पे था मेरा कि सिस्ट अगर हो जाती है तो क्या ये क्योरेबल है,
और कितना टाइम इसमें लगता है कि अगर ओवरी में सिस्ट हो जाए और जिसका रीज़न जिसका कॉज ये बने कि इनफर्टिलिटी या फिर कंसीव ना कर पाएँ, तो इलाज मुमकिन है, कितना अरसा लगता है और आराम से रिजल्ट्स आना शुरू हो जाता है? देखिए डिपेंड करता है कि सिस्ट का साइज़ क्या है। अच्छा, ठीक है, एक चीज़ तो ये कि वो लाइक हम थ्रू मेडिकेशन करेंगे या थ्रू हमें सर्जरी करना पड़ेगी। अच्छा, ठीक है? सर्जरीज भी अब होती हैं। सर्जरीज़ के भी कुछ एग्ज़ाम होती है, हम्म, लाइक वो अब डिपेंड करता है कि आपके जो स्कैन वगैरह बताता है। अब सिस्ट की कई एग्ज़ाम है, अब उनके रीज़न्स कॉजेज़ हमारे लिए इतना आसान नहीं है कि उसको हम फाइंड आउट करें कि क्यों होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो हमारा लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से हम सिस्ट डेवलप कर देते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हुए, हार्मोनल डिसऑर्डर हुआ, उसकी वजह से कोई सिस्ट डेवलप हो गई कि कोई लाइक पानी फिल्ड है, फ्लूइड फिल्ड है, खून फिल्ड, जैसे हेमरेजिक सिस्ट हो गई। तो अगर कोई बड़े साइज़ में तो हम इसको सर्जरी की तरफ जाते हैं और इसको इमीडिएटली रिमूव कर देते हैं, फिर पेशेंट आराम से कंसीव करने की तरफ जा सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर कोई छोटी मोटी है तो उसको हम फिर नहीं छेड़ते हैं। वो डायरेक्ट सर्जरी बगैर सर्जरी के जो बगैर है सर्जरी के। मेडिकेशन के ज़रिए सेट हो सकता है। मैंने अपनी गायनी रेसिडेंसी के दौरान बहुत सारे ऐसे सी सेक्शन के ख़वातीन के कि जब हमने देखा, जब हमने यूट्रस खोला तो इतनी बड़ी बड़ी सिस्ट निकलती थी अच्छा, और या फाइब्रॉइड्स निकलते थे, तो वो हम पेशेंट से लाइक कंसेंट ले लेते थे। स्कैन से हमें पता होता था कि फाइब्रॉइड है या कोई सिस्ट है, तो क्या उसको हम रिमूव कर दें? तो अगर वो हमें बोलते थे हम उसको रिमूव कर देते थे। तो उसमें होता ये है कि कंसीव करने में मुश्किल होने का कॉज होता है सिस्ट, ठीक है। लेकिन लोग कंसीव करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि बाज़ औक़ात अक्सर कंसीव करने के बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन को कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी बहुत हो जाती हैं, लेकिन कोई लाइक ऐसा नहीं है। हाँ, देखा ये जाता है कि जिनको सिस्ट है तो उनको कंसीव करने में बाज़ औक़ात मुश्किल होती है, उनको ठीक है। ट्रीटमेंट की, मेडिकेशन की। चलें, ये क्यूरेबल है। एक इसी को कंटिन्यू करना चाहता, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ द सिलेबस एक सवाल आया मेरे दिमाग में, और ये सवाल ऐसे आया है क्योंकि अभी मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बताया है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर वॉच आउट कर रहे हैं, तो ज़रा इनका नाम भी मुझे बता दें, कौन साहिबा और कहाँ से हैं ये? ठीक है, चलें जी, इंटरनेशनल आपके पास भी कमेंट आ गया, टेक्सास से जो है वो क्या नाम है? अच्छा, मिफ्रा सिद्दीकी ने जो है वो एक सवाल किया है कि ज़रा ये बता दें कि ठीक है, ओके, चलें, ठीक है। बहरहाल सवाल ये है, मिफ्रा, थैंक यू सो मच जो है वो देखने के लिए प्रोग्राम और इंटरेस्ट लेने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए। उन्होंने ये पूछा कि गांव देहात के अंदर अगर इस तरह के मामलात हो रहे होते हैं कि कंसीव नहीं हो रहा होता, तो फ़ौरन से हमारा दिमाग चला जाता है कि जादू टोना कराया हुआ है, और किसी तांत्रिक, किसी बाबा के पास, और किसी जो है वो फलाना दिमाग में लिखे होते हैं, नाम लिखे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, फलाना शख्स से, फलाना शख्स से, उसके पास चले जाते हैं और फिर वो जादू टोने से इलाज करा रहे होते हैं, बच्चा पैदा करने की तरफ ख्वाहिशमंद होते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, आपने बहुत अच्छा टॉपिक रेज़ किया। गांव देहात को छोड़ रहे हैं तो कराची में कॉमन है। कराची में भी कॉमन है? कराची, लाहौर, अच्छा। इस्लामाबाद में बहुत अच्छे एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी फील्ड से हो, किसी भी लाइक उससे हो, ये कॉमन है। कितने कोई क्योंकि बंदिश हुई हुई है हमारे माशरे में ये चीज़ें हैं, लाइक रिगार्डलेस ऑफ आप किस पोजीशन पे हैं, आपकी क्या एजुकेशन है, जो भी आप प्रोफेशनल है, ये सब करते हैं। और होता ये है कि जब लोग डेस्परेट होते हैं ना, तो जिसका किसी चीज़ पे बिलीव नहीं भी होता, तो वो अगले से सुनता है कि फ़लाना बाबे के पास वो गए थे या फ़लाना कोई Superstitious हो जाते हैं फिर। ये हमारे पूरी कौम है, ये पूरी हमारा माशरा इस चीज़ों पे ही है। और लोग क्लेम करते हैं कि फ़लाना से हो गया, फ़लाने से हो गया, और ऐसा होता भी कभी कभार। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है। गांव देहात में तो चले इतनी एजुकेशन नहीं है या लोग उन चीज़ों को बिलीव करते हैं, ये शहर में कॉमन है। तो पढ़े लिखे लोग। इसका इलाज फिर क्या पहले उन्हीं से करवाएं? मैं तो कहता हूँ कि भाई करवा कर आ जाएं। अच्छा, पहले दम दुरू तावीज़ करवा लें, हाँ। जब फारिग हो जाएं, दिल हाँ। भर जाए, कुछ नहीं मिले, हाँ। तो फिर आ जाइएगा हमारे पास, हम तो बैठे हुए हैं। तो जब पहली दफ़ा आपके पास पेशेंट आता है और पूरा वो जोड़ा आता है, पूरी हिस्ट्री बताता है, तो आप उसको ये कहते होंगे हुण आराम है तेनू, अब आ गया सी। बहरहाल इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ह्यूमर इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, ये इतना बड़ा एक टैबू बनाया हुआ है, एक बड़ी मिथ बनाई हुई है, और इतने ज़्यादा मैंने खुद देखा है, मेरे अपने कुछ दोस्त यार हैं, वो इतने ज़्यादा टेंशन में होते हैं, इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपनी जॉब के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, अपने घर के अंदर उनके रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, वो बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाता है, कोई बीपी के मरीज़ बन जाते हैं, कोई जो है वो शुगर के पेशेंट बन जाते हैं, इस सिर्फ एक सेंटेंस की वजह से। हाँ भाई, कब आ रही है खुशखबरी? तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कुछ और भी क्वेश्चंस हैं विच आई वांट जस्ट आस्क हियर, लेकिन
ज़रा बीच बीच में आप एक पैगाम दें, अवेयरनेस कुछ एक जुमला होना चाहिए आपकी तरफ से, कि इतने अच्छे से आप मुझे बैठ कर जब आप कंसोल कर रहे हैं तो आई कैन इमेजिन थ्रू आउट कि आप किस तरह से वो पेशेंट्स को लेके चलते होंगे, किस तरह से वो पीसफुल और काम हो जाते होंगे, उसके बाद एक उम्मीद लेके जाते होंगे कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन ज़रिया वो अब्दुल्ला को ही बनाता है। अब्दुल्ला मीन्स उसका बंदा, तो अब्दुल्ला ही जो है वो ज़रिया बनते हैं। तो मुझे ज़रा मैं चाहूँगा कि द कैमरा इज़ योर्स नाउ, कुछ एक पैगाम दें इन लोगों को। मैं एक बेसिक पैगाम ही देना चाहता हूँ कि कम से कम शादी के बाद जो न्यूली वेड कपल है उसको कम से कम 12 महीने तक तो आप कुछ भी पूछे नहीं। और आजकल जैसे हम दुनिया में रह रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि हम जो कपल्स हैं वो कम से कम शादी के 2 साल बाद कंसीव करने का सोचें, ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर लें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, उससे पहले ना ट्राई करें। बेसिक अपनी हेल्थ के लिए स्क्रीनिंग करवाएं, टेस्ट करवाएं। और कंसीव करने के लिए जो लाइक हमारे वहाँ होता ही है कि खातून पे सारा प्रेशर आता है, उस पर जो न्यूली वेड कपल होता है वो अपनी अच्छी लाइफ की स्टार्टिंग नहीं कर पाता। बाज़ औक़ात शादी के चंद दिनों बाद ही बड़े मसले शुरू हो जाते हैं इन बातों को लेके कि औरत कंसीव नहीं कर पा रही है, तो फिर वो उनका लाइक रिलेशनशिप में वो मज़ा या वो चीज़ नहीं रहती है। तो उसको थोड़ा सा उनको छोड़ें उनके वक्त पे, और देने वाला जो बैठा हुआ है उसने कोई वक्त ज़रूर लिखा हुआ है। ज़बरदस्त। और ये मेडिसिन से इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, जो कॉजेज़ होती हैं हम उसको डायग्नोस करके उसको सब ट्रीट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत आपने पैगाम दिया, अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर आखिर में कुछ चीज़ें और भी मैं पूछूंगा आपसे। अब इंटरनेशनल जो कमेंट्स हैं वो भी आना शुरू हो गए और कुछ हमारे नेशनल जो व्यूअर्स हैं रेगुलर जो वॉच करते हैं वो भी इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए। सो थैंक यू सो मच। मुझे पता था ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसको आप सब डिस्कस करना चाहते हैं और मेरी ज़बानी आप सुनना चाहते हैं और आप चाहते थे कि कोई ऐसी शख्सियत यहाँ बैठे जो इसके ऊपर बात करें। और साहब थैंक यू सो मच कि आपने अपना खूबसूरत वक्त मुझे दिया। आगे बढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चंस भी। एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांझपन हम देखते हैं कि 2-4 साल 6 साल ये आपको ये अलामात रहते हैं, लेकिन सडनली खुद ब खुद मामला रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। आपको इलाज नहीं कराते हैं, आप कोई ऐसी मेडिसिन नहीं लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो मामला बेहतर होना शुरू हो जाए। तो ऐसे केसेस अक्सर देखने में आते हैं। जी बिल्कुल, मैंने देखे हैं। एक डॉक्टर साहिबा थी मुझसे काफ़ी सीनियर, तो उन्होंने शादी के 18 साल बाद खुद ही कंसीव कर लिया और उन्होंने कोई मेडिकेशन नहीं करी। ये मैं पर्सनली जानता हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ शादी के 20 साल बाद 22 साल बाद कंसीव किया। अब वो मेरा ये ख्याल है लाइक एक बीइंग अ स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, कि हो सकता होगा कोई छोटी मोटी कोई स्पर्म काउंट आगे पीछे हो, तो ओवर द टाइम वेट रिड्यूस किया हो, डाइट अच्छी अपनाई हो, तो उससे बेहतर हो गया हो। और दूसरा जो लाइक हमारा एज एन अकीदा जो है हमारा एज इस्लाम, ऐसा है, वो ये मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला ने शायद वक्त रखा हुआ था। ठीक है, अकीदा ऑलवेज कम्स फर्स्ट। तो बिल्कुल हर चीज़ का वक्त होता है, एक सही वक्त पे सही चीज़ का मिलना तकदीर में लिखा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा ये कहा है कि कोशिश करना मत छोड़ो। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने एक कुरान में आयत में तर्जुमा उसका मफहूम है कि जैसा तुम गुमान करोगे मैं वैसा ही तुम्हारे साथ करूँगा। तो आप अच्छा गुमान करें, बदगुमानी एक कुफ्र है, नाउमीदी मायूसी जो है वो भी एक कुफ्र है। तो इन चीज़ों से बचें, कोशिश अपनी जारी रखें। डॉक्टर साहब ज़रा हम बात कर लेते हैं आजकल के लाइफ स्टाइल के ऊपर और ख़ुराक पर, कि डाइट क्या होनी चाहिए, क्या डाइट का असर है बांझपन पे, बेऔलादी पे, इनफर्टिलिटी पे? 100% है। अच्छा, 100%? 100% है, मेल पे और फीमेल्स पे, दोनों पे? बिल्कुल है। ओके, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जो हम आजकल फूड जो हम खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, उसमें वो प्योर चीज़ें नहीं हैं। चीज़ें जो हैं प्रोसेस्ड हैं, फ्रोज़न फूड है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रोज़न फूड एक कॉज है, जो कि वो प्रोसेस्ड हुआ हुआ है, उसमें केमिकल्स हैं, उसको प्रिजर्व किया हुआ है। कोई भी आप वेजिटेबल लीजिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध दिन चल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई केंड में जैसे कोई कॉर्न्स हैं, लाइक कुछ भी आता है, तो उसकी शेल्फ लाइफ 2 या 3 साल है। तो वो कैसे है, वो प्योर तो नहीं ना। उसको उगाने के लिए जो फर्टिलाइजर्स यूज़ हुए हुए हैं वो भी इनफर्टिलिटी मेल में कॉज करते हैं, फीमेल में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखिए कि आप वही वाली बात है गांव देहात की। हाँ। गांव देहात में ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास अवेयरनेस है। 12 बच्चे हुए वो इसलिए हो रहे हैं कि उन्होंने और वो भी नॉर्मल डिलीवरी हो रहे हैं, कोई सीजर नहीं है। शहर में आप मुझे बताइएगा कि कोई आपने सुना हो कि 2-4 बच्चे को नॉर्मल हो रहे हो, मतलब मेजॉरिटी आजकल ये है कि ज़्यादातर नॉर्मली सीजर होता है, सी सेक्शन, बिल्कुल ऐसी है।
तो डाइट, अच्छा एक चीज़ और है, एक शख्स बज़ाहिर हम देखते हैं कि औलाद भी नहीं हो रही है, लेकिन जब हम उसकी सेहत देखते हैं तो बहुत ही दुबला पतला सा मर्द है, कोई सूखा कांकड़ी सा है, तो हमारे एक कॉन्सेप्ट जाता है कि भी पहले अपनी हेल्थ को डेवलप करो, देन उसके बाद फिर बच्चे भी पैदा करने की तरफ जाना। ये भी एक कॉन्सेप्ट है या ये मिथ है? ये मिथ है। अच्छा, ये मिथ है। मिथ है मेरे ख्याल से। पहले मैच्योर होना चाहिए, अगर आप अच्छा। मैच्योर हैं तो शादी करें। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारे वहाँ कम उम्रों में शादी होती है, लोग उतने मैच्योर नहीं होते हैं। पहले माइंड का मैच्योर होना ज़रूरी है, क्योंकि एक रिलेशनशिप है, शादी हो रही है, उसको हमसे एक फैंटेसाइज बहुत बड़ी करते रहते हैं। जिम्मेदारी आप उठाने जा बिल्कुल रहे ऐसी हैं। है, एक जिम्मेदारी है ये, जिम्मेदारी। एक किसी घर की बस रहा ज़िंदगी ना आपका। ख़राब करें। मतलब एक औरत, एक लड़की आप ऐसी लेकर आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जो आपकी नस्ल को आगे बढ़ाएगी। तो जब किसी शख्स को नस्ल आगे बढ़ानी होती है ना, तो फिर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, फिर वो आपकी सारी फ़िक्र का, सारी जिम्मेदारियों का सेंटर होना चाहिए, फिर आपको उसके साथ रहने का एक तरीक़ेकार होना चाहिए, फिर उस पर इतना प्रेशर है कि वो अपना घर छोड़कर आ रही है, अपने माँ बाप छोड़कर आ रही है, अपने सगे बहन भाइयों को छोड़कर आ रही है, आपके साथ आकर रह रही है, तो आपके साथ उसका रिलेशन सबसे ज़्यादा, सारा उसका रिश्ता सास पे नहीं, ससुर पे नहीं, नंदों पे नहीं, जेठ पे नहीं, देवर पे नहीं, फुप्पो सास पे नहीं जो अक्सर कूद जाती हैं माहौल के अंदर, सारा रिलेशन उसका इन्हिसार करता है आपके ऊपर। वो आप पे ट्रस्ट करती है, वो आप पे इन्हिसार करती है, वो आपको अपना बॉडीगार्ड समझती है, वो आपको अपना सरबराह समझती है, वो आपको सरपरस्त आला समझती है, वो आपको अपना मिजाजी खुदा समझती है। रिश्ता कैसा होना चाहिए मियाँ बीवी का? रिश्ता दोस्ती का और रिस्पेक्ट का होना चाहिए। रिस्पेक्ट होगा तो आप साथ रह सकते हैं। और अभी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, सॉरी, जो भी आपने बात बोली, हमारे वहाँ शादी हो के ना लड़की जो है ना वो लड़के के लिए नहीं आती, वो अपनी सास के लिए ज़्यादा आती है, उसकी अपनी सास से ज़्यादा शादी होती है। और हमारे वहाँ क्योंकि होता है, हमारे वहाँ क्योंकि जॉइंट सिस्टम है, तो उसका आधा से ज़्यादा दिमाग तो लगा होता है कि वो घर वालों को कैसे खुश करे, उसमें एडजस्ट कैसे करे। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ और कहता हूँ कि कम से कम 2 साल तक, जो मैं आपसे बात करता ना कंसीव करने का, ना सोचें, पहले एडजस्ट हो जाएं। क्योंकि लड़की एक अलग हो सकता है, डिफरेंट कल्चर से आ रही है, डिफरेंट माहौल था, बिल्कुल सही, वो हो सकता है पापास प्रिंसेस हो। बिल्कुल सही। ठीक है ना? देखिए, अब अगर किसी शख्स ने अपना लखते जिगर आपको दिया है, तो आप सोचें ना, अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे रहा है, तो एक तो उसके लिए कितना ये दर्दनाक मामला है, और उसके बाद आप उसका हाल क्या कर देते हैं। और आप, एक पिक्चर मैंने देखी सोशल मीडिया पे, मैं बहुत गुस्सा हुआ उसके ऊपर, लिखा हुआ था दुबली पत्ती सी लड़की थी, और उसके बाद पिक्चर दिखाई मोटी तगड़ी ताज़ी जो है ना वो लड़की, एक ट्रांजिशन दिखाई कि पतली से दुबली हो गई। नीचे उसने लिखा हुआ था कि ये मैं कैसी लेकर आया था और ये देखें आप कैसी हो गई। तो इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता। किसी ने नीचे कमेंट किया बड़ा अच्छा कि द वे शी वाज बीइंग ट्रीटेड बाय हर फादर और नाउ द वे यू ट्रीटेड हर, वो क्या बन गई है। तो ये एक बड़ा मैटर करता है। अच्छा, एक सवाल है, इन दी एंड दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम रह गई है, थोड़ा सा टाइम कम रह गया, पता नहीं कैसे टाइम गुजर गया इतना तेज़ी से। बहुत सारे लोगों के पास अल्लाह ताला एक मौका देता है, 3-4 साल के बाद औलाद होती है, लेकिन औलादे नरीना नहीं होती, बेटे के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो वो बड़ा एक मुंह बनाते हैं। और हम ये देखते हैं कि एक के बाद एक पै दर पे ऊपर तले की जो औलाद हो रही होती हैं, उसमें लड़कियां होती हैं तवातुर से, तो लोग बड़ा माइंड करते हैं कि हमें बेटा चाहिए, और बेटे जनने वाली जो कोख होती है वो उसको बड़ा सराहा जाता है, उसको बड़ा सल्यूट किया जाता है। What is this behind, और what would be the consequences कि अगर आप किसी को इतना डिप्रेशन में डालते हैं? अनफॉर्चुनेटली ये हमारे वहाँ बहुत ही गलत सोच है कि लड़की हो गई, जिसकी वजह से जो है कुछ कल्चर्स में हमारे वहाँ ये होता है, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा, बड़ी गलत सोच है। इसको हमें करेक्ट करना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी भाई मर्द पे होती है। अच्छा, औरत पे नहीं होती। ये जरा इधर देख के कह दें, ये कुछ तकियानूसी किस्म के जो मर्द है ना, हाँ, आपने अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया बड़ा। हाँ। ये जो है ना सारा का सारा मेल पे होता है। सुन लें भाई। और आजकल इसके बड़े एडवांस प्रोसीजर्स भी आ गए हैं, जेंडर सिलेक्शन। अच्छा, जिसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कराची में भी नहीं हो रहे हैं, लाहौर, पंजाब वगैरह में कुछ जगहों पर हैं। तो उसमें एक अटेम्प्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि मेल की तरफ जाएं, और कोई श्योरिटी, कोई गारंटी नहीं होती। तो उसमें ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि अगर लाइक कंसीव हुआ तो मेल की तरफ जाएंगे, और मतलब लाइक ये हो सकता है। बहरहाल आपने ये बड़ी अच्छी एक बात की कि इसका ताल्लुक माँ की कोख से नहीं है। नहीं,
इसका ताल्लुक जो है वो बाप के खून से है, बिल्कुल कि खून में अगर वो क्रोमोसोम्स या फिर वो जो एक्स और वाई का बिल्कुल, जो चक्कर exactly. होता है वो अगर बाप में है तो फिर औलाद नरीना पे जाएंगे। बेसिकली बाप डोमिनेट करता है। ठीक है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि हिस्ट्री लेते हैं, आपने सुना होगा कि अगर किसी के बाप को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उनके बच्चों में ज़्यादा आने के चांस होते हैं। अच्छा, मौरूसी तौर पे बिल्कुल, जो डोमिनेट उनके होते हैं ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ज़रा एक बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा अंदर से रूहानी टाइप भी बड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं माशाल्लाह से। आई कैन फील इट, द वाइब, द ऑरा बिटवीन यू एंड मी। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सच है कि औलाद जो है वो मर्द के ही नसीब से होती है और जो रिस्क और जो नसीब है वो औरत के नसीब से मिलता है। बिल्कुल Is it ऐसी right? है। मेरा पर्सनल अकीदा है। आप फील करते हैं आपका पेशेंट्स आते हैं? मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग अकीदा है इस बात पे। ठीक है, मेडिकल साइंस एक डिफरेंट चीज़ है। जब हम प्रैक्टिकली बैठते हैं तो दुनिया देखते हैं और दुनिया वैसी नहीं है जो किताब में होती है। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ मैं देखता हूँ कि अगर अच्छी लड़की आपको मिल जाए, अच्छा हमसफ़र आपको मिल जाए, तो वो ज़रूर अच्छा अपने साथ किस्मत भी लाती है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो वेरी मच कि आप यहाँ पर आए अपना कीमती वक्त लेकर। डॉक्टर उसामा बिन हिलाल, और ये बने हैं गेस्ट जिस होस्ट के, उस होस्ट का नाम है बिलाल। तो आज हम बड़ा एक अच्छा टॉपिक लेकर इसको वाइंड अप कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक से बहुत सारे लोगों के दिमागी फतूर और दिमागी खन्नास का जो है वो खात्मा हुआ होगा। और वो जो एक कीड़ा है, लेकिन अभी तक सिर्फ दिमाग में है, वो कीड़ा नीचे नहीं उतरा है, तो उस कीड़े को दिल तक ना जाने दें, दिमाग में से निकाल दें। इस कान में से अल्लाह ताला ने 2 सुराख इसलिए दिए कि एक से अगर कोई चीज़ घुस गई है तो दूसरे से निकाल सकें आप। खुदारा उन बेटियों को, प्यारी बच्चियों को प्रेशराइज ना किया करें। खुदारा ये अपने बाप का लख्ते जिगर होती हैं, ये अपने भाइयों की आबरू होती हैं, और ये अपनी माँओं की जो है वो आँखों की ठंडक होती है। इनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद ना कीजिए। जब आप इनको ब्याह कर, इनसे निकाह कर कर घर लेकर आते हैं तो आपकी जो असल मर्दानगी है ना, वो मर्दानगी इस चीज़ पर बेस करती है कि आप अपनी शरीक हयात को या आप पर जो पूरा इन्हिसार कर रही है उसको कैसे रखते हैं। इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें। औलाद होना या ना होना मेरे खुदा की देन है, वही देता है, लेकिन कोशिश करना ये आपका काम है। कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा जाता है कुएं के पास। तो आप इस तरह के जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, ग्रूम्ड, वेल ग्रूम्ड जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास ज़रूर जाएं और शर्माएं नहीं कि अगर आप में कोई ऐसी कमज़ोरी है या आपने कोई छोटा सा कोई इधर से उधर आपकी चीज़ होनी है जिस्मानी, तो उसका इलाज फौरी तौर पे कराएं और मिल बांट कर इलाज कराएं। इसमें किसी तीसरे को शामिल ही ना होने दें। ये एक साइकिल है जिसके 2 पहिए हैं। एक साइकिल का अगर एक टायर भी पंचर हो जाता है तो ज़िंदगी की दौड़ रुक जाती है। और आखिरी पैगाम, उसके बाद खुदा हाफिज़ कहेंगे। ये वो लड़की है जिसको आप लेकर आए हैं, जिससे आपकी नस्ल आगे बढ़नी है। तो आपकी नस्ल का इन्हिसार उस लड़की पर है जिस लड़की ने आफ्टर द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द गिविंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड, उसके पैरों के नीचे जन्नत आ जानी है। तो उस जन्नत का आपने ख्याल रखना है, उसको ऐसे तल्ख जुमलों से गुजरने नहीं देना है। उसका और अपना इलाज साथ मुमकिन हो तो कराना है और फिर एक अच्छी ज़िंदगी बसर करें। इसी पैगाम के साथ मुझे, मेरी पूरी टीम को और मेरे बड़े प्यारे से गेस्ट को जो इतनी अच्छी बातें करके गए, उन सब को दीजिए इजाज़त। और कल होपफुली और पीसफुली अफशीन भी यहाँ पर मौजूद होंगे और कल एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। इसी तरह बड़े अच्छे से गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।